नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। देश में इस वक्त भ्रष्टाचारियों की शामत आ गई है। राजनीति में जिन लोगों ने आम जनता के साथ धोखा किया है, जिन्होंने देश की अमानत में बेईमानी की है, वो लोग अब बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ईडी से लेकर सीबीआई ने देश के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब इस लिस्ट में राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में सत्ता बदलते ही गहलोत की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार पर ग्रामीण ओलंपिक खेलों में बड़ा घपला करने का आरोप लगा है। यह आरोप 30 जनवरी को विधानसभा में विधायक मनोज नियांगली ने लगाया है। उन्होंने कहा कि इसमें 1 अरब 26 करोड़ के तो निक्कर और टी शर्ट ही बांट दिए गए। सरकार इसकी पूरी जांच करवाए। क्या अब अशोक गहलोत के खिलाफ होगी जांच? किस आधार पर विधायक ने लगाए अशोक गहलोत पर आरोप? क्या है ये पूरा मामला? 2024 चुनाव से पहले राजस्थान में गहलोत के खिलाफ ये घोटाला बनेगा बड़ा मुद्दा। गहलोत सरकार ने 1 अरब 26 करोड़ के तो निक्कर और टी शर्ट ही बांट दिए। राजस्थान विधानसभा में 30 जनवरी को यहां पर गहलोत सरकार के समय हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों का मामला उठा। सादुलपुर विधायक मनोज नियांगली ने यह मामला उठाया और नियांगली ने खेलों के आयोजन में बड़े घोटाले के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, ग्रामीण ओलंपिक पर 1 अरब 95 करोड़ की राशि खर्च की गई थी। इनमें से 1 अरब 26 करोड़ के तो निक्कर और टी शर्ट ही बांट दिए गए थे। मैं मांग करता हूं कि सरकार इसकी जांच कराए। और सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक मनोज नियांगली ने घोटाले के साथ ही यहां पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अधिकारियों पर सदन को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। नियांगली बोले कि 3 अधिकारियों को चार्जशीट मिल चुकी है। मंत्री की जानकारी में यह तथ्य छिपाया गया। यह सदन का अपमान है। उन्होंने खेलों के आयोजन से जुड़े तथ्यों को लेकर कहा कि ग्रामीण ओलंपिक पर 1 अरब 95 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई, जिसकी जांच होनी चाहिए। और इस पर वाणिज्य और उद्योग और खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर बोले कि पूरे मामले की जांच कराएंगे। ये बड़ी चिंता का विषय है। जितना बजट था उससे 4 गुना खर्च कर दिया गया। इसकी टेंडर प्रक्रिया की पूरी जांच कराई जाएगी और ये जांच वित्त विभाग से कराई जाएगी और मुख्य खेल अधिकारी की भी जांच कराएंगे। और इस दौरान सदन में 30 जनवरी 12 जिले के अवैध खनन की गूंज भी सुनाई दी। विधायक ललित मीणा ने इसको लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि बिना लीज के खनन हो रहा है। इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खीसवर ने जवाब देते हुए कहा कि 15 जनवरी से अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। 12 में अवैध खनन के 18 मामले पकड़े गए हैं। वहां से जितनी भी शिकायतें आई हैं उन पर कार्रवाई कराएंगे। वहीं बूंदी विधायक हरि मोहन शर्मा ने आरोप लगाया कि अवैध खनन के नाम पर पुलिस ज्यादती कर रही है। उन्होंने बूंदी पुलिस अधीक्षक पर भी आरोप लगाते हुए कहा, एक जगह खड़े वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया। बूंदी एसपी ने उन वाहनों को अवैध खनन में लिप्त बता दिया, लेकिन जब जनता ने हंगामा किया तो रिवाइज प्रेस नोट जारी कर लावारिस बता दिया गया। पुलिस ने गलती छिपाने के लिए वाहनों को लावारिस बताया था। तो इस तरह के गंभीर आरोप यहां पर अशोक गहलोत सरकार पर, जो पहले की जो अशोक गहलोत सरकार है, उस पे ये लग रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने यहां पर 5 अगस्त 2023 में सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने की थी और यहां पर 58,51,000 खिलाड़ियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था। 130 करोड़ रुपए का बजट जो था वो इसके लिए मंजूर किया गया था। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 स्तर पर किया गया था, जिसमें पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर खेले गए थे। खेलों में कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शूटिंग बॉल और खो खो जैसे और एथलीट्स में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता कराई गई थी। इस आयोजन का मकसद राज्य में खेलों को बढ़ावा देना था। अब करोड़ों के घोटाले में फंसे अशोक गहलोत, फिलहाल ये तो आरोप है, लेकिन खबरों की माने तो जल्द ही गहलोत के खिलाफ जांच तेज हो सकती है। वहीं इससे पहले अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर भी ईडी की जांच जो है वो तेज हो चुकी है। वो भी इस जांच के दायरे में आ चुके हैं। आपको बता दें कि 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर में ईडी ने वैभव को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने वैभव गहलोत को समन जारी कर पूछताछ की थी और 1 दिन की पूछताछ के बाद उन्हें 16 नवंबर को यहां पर ईडी ने दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान मीडिया से बातचीत में वैभव गहलोत ने बताया था कि उन्हें फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत समन दिया गया था, लेकिन उनका इससे कोई वास्ता नहीं है। वैभव ने मीडिया से कहा था, ये समन फेमा के तहत आया है, लेकिन फेमा के तहत मेरा या मेरे परिवार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है।
उस वक्त उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले में टिप्पणी की थी और कहा था कि कानून को अपना काम करने दीजिए, नोटिस में कोई दम नहीं है, ये एक साधारण नोटिस है। अब जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार पर ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उससे साफ है कि अगर जांच होती है तो पुराने मामले को लेकर भी जांच की जो आंच है वो वैभव गहलोत तक पहुंच सकती है। आपको बता दें कि ईडी ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन यानी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वैभव गहलोत से पूछताछ की थी। ईडी ने वैभव गहलोत से और उनकी कंपनी के लेन देन और पार्टनरशिप के बारे में भी पूछताछ की थी। कंपनी की विदेशों से लेन देन के आरोप यहाँ पर जो लगाए गए थे उसको लेकर भी यहाँ पर कई सवाल पूछे गए थे। ईडी ने फेमा के तहत जयपुर, उदयपुर, मुंबई और दिल्ली में भी कई जगह छापेमारी की थी। कुछ दिनों पहले मीडिया से बातचीत में वैभव गहलोत ने ही बताया था, ये 12 साल पुराना मामला है और इन आरोपों का मैं 12 साल पहले जवाब दे चुका हूं, अब फिर से इनको याद आई है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को जब राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी ने 115 सीटें जीती तो कांग्रेस महज 69 सीटों पर सिमट गई। पिछले 25 साल से हर चुनाव में चला आ रहा था कि सत्ता बदलने का रिवाज इस बार भी कायम रहेगा, लेकिन एक रिवाज टूट गया और वो था पिछले 25 सालों से गहलोत वसुंधरा के मुख्यमंत्री बनने की जुगलबंदी। इस बार बीजेपी ने वसुंधरा की बजाय पहली बार विधायक चुने गए भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया और इस तरह वसुंधरा और अशोक गहलोत का युग था राजस्थान में खत्म हो गया। ऐसे में दोनों नेताओं के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी अलग अलग तरह के सवाल सियासी गलियारों में मौजूद हैं। अशोक गहलोत फिलहाल सरदारपुरा से विधायक हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 19 दिसंबर 2023 को उन्हें नेशनल अलायंस कमेटी का गठन किया था और ये एक 5 सदस्यीय कमेटी है। इस कमेटी का गठन लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए बैठक और चर्चा आयोजित करने के लिए किया गया था। इसमें राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है, जो हाल ही में अपने अपने राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन ये दोनों ही हार गए। कांग्रेस की इस टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और पार्टी महासचिव मोहन प्रकाश को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक को इसका कन्वीनर नियुक्त किया गया। कांग्रेस भले ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हार गई हो, लेकिन अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को लोकसभा चुनाव से जुड़ी कमेटी में जिम्मेदारी देकर पार्टी ने अपने समर्थकों और विरोधियों दोनों को यहां पर बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी। ये कमेटी चुनाव से पहले दूसरे दलों के साथ गठबंधन किए जाने को लेकर बैठकें कर रही है और इस दौरान गठबंधन करने के सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस फिलहाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जो एनडीए के खिलाफ एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, जिसमें देश भर की 28 पार्टियां शामिल थी। लेकिन बिहार और बंगाल में ही गठबंधन टूट चुका है और अब कमेटी के सदस्य अशोक गहलोत भी घोटाले में फंसते दिख रहे हैं, जिससे राजस्थान की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। वैसे इस वक्त इंडिया गठबंधन के तमाम नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने के एक दिन बाद ही तेजस्वी यादव को ईडी ने यहां पर पूछताछ का नोटिस दिया और लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने यहां पर 19 जनवरी को भी उन्हें नोटिस भेजा था और उसको यहां पर तेजस्वी यादव ने 29 जनवरी और लालू यादव को 30 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। आपको बता दें कि यहां पर 30 जनवरी से पहले यहां पर 29 जनवरी को लालू यादव से ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। 70 सवालों की लिस्ट थी जो लालू से पूछे गए। जमीन के बदले नौकरी मामला जो है वो लालू यादव के रेल मंत्री रहने पर हुआ था। तब रेलवे के विभिन्न मंडलों के पदों पर ग्रुप डी की भर्ती निकाली गई थी। आरोप है कि इस दौरान लालू यादव ने नियुक्ति पाने वाले युवकों के परिजनों से लाखों की जमीन कौड़ियों के दाम खरीदी थी। यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है। मामले का खुलासा होने के बाद सबसे पहले सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। खतरा तो यहां तक है, यहां पर जो खबरें चल रही हैं वो ये कि लालू और तेजस्वी कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी ये कहें कि यहां पर गिरफ्तारी की तैयारी हो चुकी है, वो डर के इधर उधर छिपते नजर आ रहे हैं, यानी उनकी भी गिरफ्तारी पक्की मानी जा रही है। ये सभी जमीन घोटाले में आरोपी हैं। ऐसे में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली है। इधर दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में ईडी के शिकंजे में फंसे दिख रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे तक भी ईडी की जांच का दायरा बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि एनडीए सरकार के वक्त महाराष्ट्र में भी कई घोटाले हो चुके हैं, जिनमें हवाला के जरिए पैसे के लेन देन और फ्लैट्स के आवंटन से लेकर कई तरह की गड़बड़ियां की गई। ऐसे में ये पूर्व सीएम सहित मौजूदा विपक्ष के 2 सीएम ईडी
के शिकंजे में यहाँ पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जिस इंडिया अलायंस के दम पर बीजेपी को चुनौती देने की बात की जा रही थी, वही इंडिया अलायंस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहां पर जांच के दायरे में आ गए हैं और फिलहाल जेल जाने तक की नौबत आ चुकी है। यानी अभी चुनावों का ऐलान हो जाए तो ऐसे में इंडिया अलायंस जो है वो पूरी तरह से धराशायी नजर आ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के दिग्गज के साथ साथ यहां पर जो तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेता हैं वो भी ईडी की रडार पर हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।